हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से मिल रही है पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। रायपुर में 6वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिया और इसके साथ ही आंगनबाड़ियों को भी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, लगातार रायपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर अब बेहद कम होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद रायपुर कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कल से अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। रायपुर में 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने के लिए, शुरू करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है और इसके साथ आंगनबाड़ियों को भी खोलने का आदेश जारी किया गया है। रायपुर कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो रायपुर में अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। फिलहाल कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए आदेश जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय, इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए आदेश जारी कर दिया गया है रायपुर कलेक्टर की तरफ से। रायपुर में कल से स्कूल की शुरुआत हो जाएगी और आंगनबाड़ी के लिए भी यही फैसला लिया गया है। देखिए, कोरोना का संक्रमण जो तीसरा लहर है वो ये माना जा रहा था कि 1 जनवरी से इस साल का आया हुआ था और इसको देखते हुए जब संक्रमण बढ़ने लगा तो राज्य सरकार ने तमाम जो प्रतिबंध है वो लागू कर दिए थे और साथ साथ में कलेक्टर से कहा था कि अगर 4% से अधिक संक्रमण दर है तो आप वहां की व्यवस्था लीजिए। ऐसे में जब संक्रमण बढ़ा तो तमाम जो प्रतिबंध है वो लागू कर दिए गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमण लगातार कम होने लगा। जो अभी 10 तारीख को हाल ही में एक राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अगर जिले में 4% से कम संक्रमण दर हो तो वहां पर स्कूल, कॉलेज और तमाम जो संसाधन है वो पूरी क्षमता के साथ खोल दिए जाएं। इसी के फलस्वरूप जो आज एक आदेश जारी करके ये कहा गया है कि रायपुर में संक्रमण दर लगातार कम हो रहा है और ऐसे में 6वीं से 12वीं तक का वो स्कूल, कॉलेज वो पूरी क्षमता से खोल दिए जाए। साथ साथ में जो आंगनबाड़ी है उस पर भी ये आदेश लागू होगा कि उसे भी पूरी क्षमता के साथ खोल दिया जाए। काफी वो प्रभावित हो रही, तो ऐसे में एक ये अच्छी जो खबर है कि योजनाएं प्रभावित नहीं होगी, टारगेट पूरा होगा और जो हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए वो पूरी तरह से होगा। हालांकि अभी भी स्कूल, पार्क और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बाधित रहेंगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है और स्कूल, कॉलेज वो खोला जा रहा है और उसके साथ साथ में धीरे धीरे जैसे संक्रमण दर कम होगा अन्य प्रतिबंध जो हैं वो भी हटा दिए जाएंगे। बिल्कुल विनय, देखने वाली बात होगी और क्या कुछ छूट दी जाती है पाबंदियों में। इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए विनय। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। कोरोना का रफ्तार कम हुआ है, स्कूल को खोलने के आदेश जारी किए गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी किया गया है। SDRF के तहत जो कर्मचारी भर्ती किए गए थे उन्हें अब निकाला जाएगा। 1 हफ्ते के बाद उनकी सेवा समाप्ति के आदेश जारी हुए हैं। कोरोना संक्रमण कम होने के कारण इन कर्मचारियों को अब निकाला जाएगा और माना जा रहा है कि करीब 500 कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित होंगे। 2 साल से कोविड सेंटर और सैंपल कलेक्शन में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी और अब कोरोना का रफ्तार जो हम कम होती हुई देख रहे हैं उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, SDRF के तहत जो कर्मचारी भर्ती किए गए थे, स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको निकालने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कितना असर होगा और कर्मचारियों से अगर आपकी कुछ बातचीत हो पाई हो तो वो इस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, 2 साल पहले जब कोरोना का संक्रमण आया उस दौरान जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि कोई भी राज्य या देश तैयार नहीं था कोरोना से लड़ने के लिए। तमाम जो SDRF के तहत से, आपदा मोचन निधि के तहत से पैसा आया और उसके दौरान स्वास्थ्य कर्मी भर्ती किए गए, संसाधन जुटाए गए, कोविड सेंटर खोले गए, जांच जो टेस्ट सेंटर है वो खोले गए, लैब जो दुरुस्त किए गए और उसमें मानव संसाधन का इस्तेमाल किया गया।
तो ऐसे में जो 2 साल पे जो इनका कार्यकाल रहा, इन्हें हालांकि ये बता दिया गया था कि जब जब कोरोना का संक्रमण रहेगा 3 महीने तक आपका यहाँ पर सेवा रहेगा, और उसके बाद जब संक्रमण बढ़ता गया तो इनको धीरे धीरे जो इनका सेवा है वो बढ़ाते रहेगा। लेकिन अब जब संक्रमण कम हुआ है तो एसडीआरएफ के तहत भर्ती जो ये कर्मचारी थे, अब इन्हें निकालने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि ये दूसरी बात कहें कि इन्हें सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया कि अब आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि हर दिन इनकी ड्यूटी लगाई जा रही थी। तो एक तरफ जहां हमने पिछली खबर में बताया कि राहत भरी खबर है कोरोना का संक्रमण कम होना, लेकिन इन्हें काफी नुकसान होगा। करीबन 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हालांकि ये अभी आंदोलन का मूड बना रहे हैं कि इनका कहना है कि अभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो काफी पद खाली है उनमें इनको वहां पर इनको रख दिया जाए, और ताकि इनकी सेवा वो चलती रहे। इन्हें जो 2 साल इन्होंने सेवा दिया था उसे उनसे निकाला न जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना होगा कि इनकी जो नियुक्ति थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इनकी 3 महीने की जो सेवा है वही रहेगी, और बार बार इसे बढ़ा दिया गया। हालांकि राज्य सरकार ने इन्हें छूट देते हुए ये कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी अगर 2 साल से 3 साल में कोरोना काल में सेवा दिया हो तो उनकी जो अगली नियुक्ति होगी प्रमाण पत्र के माध्यम से उसमें 10% की छूट दी गई। ये वही उसी क्राइटेरिया में आएंगे। लेकिन अभी इनका ये कहना है कि जो से 10% क्राइटेरिया में कब नियुक्ति निकलेगी उस दौरान हम आवेदन करेंगे, उस आवेदन का क्या होगा, और लंबे समय प्रक्रिया के बाद हमारी वापस से नियुक्ति होगी। सरकार अगर चाहे, स्वास्थ्य विभाग चाहे, एनएचएम चाहे, सीएमएचओ चाहे, तो जो खाली पद हैं रिक्त पदों पे इन्हें वहां पर रख दिया जाए ताकि इनकी सेवा चलते रहे और लोगों को जो सेवाएं हैं वो बाधित ना हो। लेकिन फिलहाल ये अभी तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग अभी इनको नौकरी से निकाले जाने की बात कर रहा है। ये आंदोलन करने के मूड में है। इन्होंने चेतावनी भी दे दी है। बिल्कुल विनय, देखने वाली बात होगी कि अब आगे सरकार क्या फैसला लेती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या वाकई इन्हें किसी दूसरे विभाग में या किसी दूसरी ड्यूटी में एडजस्ट किया जाता है या नहीं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विनय। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के घटते मामलों के साथ ही अब पाबंदियां भी हटाई जा रही है। अब प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को छोड़कर सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब सभी सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद और मेले जैसे आयोजन पूरी क्षमता से हो सकेंगे। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं और इसे देखते हुए सभी प्रतिबंध अब खत्म किए जाते हैं। वहीं आदेश के मुताबिक कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक हो माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की। तो उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग के बाद दूसरे दौर के मतदान के लिए सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ तरीके से जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जहां बरेली में जनसभा को संबोधित किया तो वहीं सपा और आरएलडी गठबंधन को निशाने पर लिया। आजम खान के घर रामपुर पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। मुझे बताओ, देंगे मौका? सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। पहले दौर की वोटिंग के बाद यूपी की चुनावी फिजा और भी गर्माती जा रही है। नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने में जरा भी कोताही नहीं बरत रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुहेलखंड में चुनावी हुंकार भरी। बरेली के सहारा मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने जहां योगी सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं सपा आरएलडी गठबंधन और बीएसपी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के शासन में माफिया राज हावी था, लेकिन योगी की सरकार में अपराध काफी कम हुए हैं। योगी सरकार ने यूपी से माफिया राज को खत्म किया, जिससे लोगों में भय का माहौल खत्म हुआ। अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा स्कूटी देगी, हम पेट्रोल देंगे। सरकार योगी आदित्यनाथ की बननी है और स्कूटी बच्चियों को मिलनी है। योगी जी के 5 साल में ही उत्तर प्रदेश 6 नंबर से 2 नंबर पर आया। एक और आशीर्वाद दे दो, 2 नंबर से 1 नंबर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जेल में बंद आजम खान के गढ़ रामपुर पहुंचे। यहां से आजम खान जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं।
रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव का ये दर्द भी छलका कि आजम खान तरह तरह के मुकदमों के आरोप में जेल भेज दिए गए। वहीं उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी का सफाया हो चुका है, इसी तरह दूसरे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का नामो निशान तक मिट जाएगा। जहां पर चुनाव पहले चरण में था, वहां पर जनता ने, किसानों ने, हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया है। और आगे तक जो चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और मंत्री भी यूपी में कांग्रेस को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ताजमहल खरीदना बेचना आसान है, लेकिन गोबर नहीं। पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदा भी और उसका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया। साहू ने सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को यूपी में भी लागू करने की बात कही। स्पष्ट बहुमत आएगा यहाँ पर और कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रियंका जी ने जब से यहाँ संगठन का काम संभाला और उनने लोगों से संपर्क किया और सब चर्चाएं की और उससे बहुत अच्छा माहौल बना है और निश्चित तौर पर भारी बहुमत से कांग्रेस यहाँ जीत करके सरकार बनाए। यूपी में थोक में दल बदल भी जारी है। शुक्रवार को बीएसपी समेत कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। विजय दीक्षित, IBC 24, लखनऊ। अंबिकापुर पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 60% अनुसूचित क्षेत्र है और इन इलाकों के आदिवासियों की संस्कृति में शराब बसी हुई है। महुए के फूल से लेकर सोमरस तक का अर्पण किया जाता है, लिहाजा इन इलाकों में शराबबंदी संभव नहीं है। ऐसे में 40% क्षेत्र में सरकार क्या फैसला लेती है वो सरकार पर निर्भर करेगा। वहीं पिछली बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी ने साल 2003 से लेकर साल 2013 तक कई वादे किए थे, जब तक पूरे नहीं किए गए हैं। मरकाम के बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। और आज दोषी व्यक्ति शायद मेरे ख्याल से अंदर है, तो पुलिस तो कहा अपना कार्यवाही। 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस। सरकार से कहेंगे कि इन क्षेत्रों में तो संभव नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में रसा बसा है। रही बात बचा जो 40% जो क्षेत्र है, 40% में सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार क्या निर्णय लेती है। पूरे प्रदेश में शराबबंदी हो जानी चाहिए थे। 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया कि हमारी संस्कृति में है, रसा है, बसा है, जिससे लगता है कि शराबबंदी नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से जन शिकायतों के निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था होने जा रही है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार अब 1 मार्च से जन शिकायत के निराकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर रही है। आम लोग अब अपनी परेशानी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। दरअसल सरकारी कार्यालयों में आज भी अधिकांश लोगों के काम एक बार जाने पर नहीं होते, इसलिए छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। लेकिन आज भी इस अधिनियम से सरकारी कार्यालय में आवेदन करने वाले लोगों को राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार 1 मार्च से जन शिकायतों के निराकरण की ऑनलाइन व्यवस्था करने जा रही है। इसके तहत राजस्व, पुलिस, विद्युत, स्वास्थ्य और नगरीय निकाय से संबंधित शिकायतों का समाधान होगा। आवेदनों के निराकरण की स्थिति की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव के स्तर से भी होगी। इस पर लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में हमारे आवेदनों पर काम ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, पर जल्द और पारदर्शिता के साथ काम हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। कई महीनों से यहाँ आ रहा हूँ, सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहा हूँ। सरकार जो है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन समस्या का निराकरण होना चाहिए। इस बीच राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से सरकारी कार्यालयों में लाखों आवेदन पड़े हुए हैं, किसी भी आवेदनों का निराकरण नहीं हो रहा है।
वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि राज्य सरकार की इस व्यवस्था से आमजन को राहत मिलेगी, उन्हें अपने आवेदनों से संबंधित जानकारी मिलेगी और जल्द निराकरण भी होगा। निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि लोगों की जन समस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो। इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरुआत की जा रही है। उसकी मॉनिटरिंग चीफ सेक्रेटरी स्तर से और हमारे बाकी वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी और निश्चित रूप से इसका लाभ आम जनों को मिलेगा। एक अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। ऑनलाइन शिकायतों की ऑनलाइन उसकी निराकरण की व्यवस्था की जा रही है। इसके पहले जो ऑफलाइन के हजारों लाखों आवेदन पेंडिंग है, उसका निराकरण अभी तक के नहीं हुआ है। उसके निराकरण तत्काल होने चाहिए। राज्य सरकार किसी अधिनियम के तहत अपनी जनता को समय सीमा के भीतर और पारदर्शिता के साथ काम कराने की गारंटी देती है, लेकिन नए नियम लागू होने के कुछ समय बाद ये देखने को मिलता है कि पुराने ढर्रे पर सरकारी कार्यालय में काम फिर से शुरू हो जाते हैं। पर उम्मीद है राज्य सरकार की इस नई व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालयों में आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। और आइए अब देखते हैं बिग न्यूज। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रनों से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। मैच में वेस्टइंडीज के सामने 266 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 37 ओवर 1 बॉल में 169 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। ओडियन स्मिथ 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 3-3 विकेट आए। गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें 4 लोगों के मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 3 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं बाकी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। हालांकि अब भी लोगों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी जारी है। करीब 1.5 महीने के अंतराल के बाद आज 977 नए केस आए हैं, जबकि 12 मरीजों की संक्रमण से जान चली गई है और 1591 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। इस समय शहर में 4812 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संक्रमण के कम हो रहे मामलों के बीच ब्रिटेन की तर्ज पर महाराष्ट्र को भी मास्क फ्री करने की तैयारी चल रही है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार और कोविड टास्क फोर्स के सुझाव के बाद ही इस पर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में हमने राज्य को मास्क फ्री करने पर चर्चा की। सभी सुझाव के बाद जल्दी सरकार फैसला लेगी। और आइए ब्रेक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। केशकाल के तीसरे मोड़ पर शाम लगभग 6 बजे रायपुर से जगदलपुर के आ रही एक ट्रॉलर अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क की जर्जर हालत होने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसके चलते केशकाल घाटी में जाम की स्थिति बनी हुई है। बीते 3 घंटे से इस जाम के चलते घाटी के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि खराब सड़क के कारण एक सप्ताह में यहाँ 3 गाड़ियां पलट चुकी है। इधर घटना की जानकारी लगते ही केशकाल SDOP, थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और यातायात बहाल करने में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको केशकाल घाटी की दिखा रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर पलट गया और बताया जा रहा है कि यहां की सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि पिछले कुछ दिनों में अब तक 3 कुछ ऐसे ही हादसे हो चुके हैं और बीते 3 से 4 घंटे से NH30 में कई घंटों से एक लंबा जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों 3 से ज्यादा कुछ इसी तरह के हादसे हुए हैं और हमारे सहयोगी भी हमसे जुड़े थे जब उससे पहले उन्होंने भी जानकारी दी थी कि अभी भी जाम नहीं खुलवाया जा सका है और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही जल्द जो ट्रेलर पलट गया था उसका रेस्क्यू किया जा सके।
भाटापारा के तरेंगा के मुख्य मार्ग में साल 2017 से प्रस्तावित ग्राम पंचायत की व्यावसायिक परिसर की जमीन पर दबंगों के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार, पुलिस की टीम मौजूद रही। आपको बता दें, व्यावसायिक परिसर के निर्माण का कार्य साल 2017 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन दबंगों ने निर्माण कार्य को तोड़कर जमीन पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण कर लिया। शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने के बाद भाटापारा विधायक ने मामले को लेकर चक्का जाम की चेतावनी भी दी। IBC 24 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। शिक्षक की विदाई के मौके पर बच्चों के भावुक हो जाने की अक्सर हम तस्वीरें देखते रहते हैं। ताजा तस्वीर बेमेतरा के नवागांव कला स्कूल की है। लगभग 20 साल तक इस स्कूल में सेवाएं देने के बाद प्रमोट होकर शिक्षक पोखन साहू स्कूल से विदा हो रहे थे। उनके सम्मान में पूरा गांव मौजूद रहा। अपने चहेते शिक्षक की विदाई के दौरान बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। शिक्षक पोखन साहू ने स्कूल में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, किचन गार्डन समेत कई नवाचार के नज़ारों को देखकर कहा जा सकता है कि विदाई समारोह में बच्चों की नम आंखें एक शिक्षक का मुकाम हासिल करना बताता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।